हेलो एवरीवन। तो आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक कैसे आप स्मूथली कंप्लीट कर सकते हैं और उस पीएचडी के दौरान जो आपको परेशानियां आती हैं उनसे आप कैसे निजात पा सकते हैं। तो आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनका नाम है डॉक्टर मुकेश सर। अभी इन्होंने रिसेंटली अपना पीएचडी कंप्लीट किया है सीएसआईआर सीडीआरआई से, और ये मुकेश से डॉक्टर मुकेश में कन्वर्ट हो गए। तो चलिए आज हम जानेंगे मुकेश सर के बारे में। सर अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। धन्यवाद आलोक जी। वैसे मेरा नाम मुकेश कुमार, जैसे इन्होंने बता दिया है। मैं यहाँ सिडराई में 2017 में डॉक्टर रविशंकर भट्टा सर, ये सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं जो फार्मास्यूटिक्स फार्माकोकाइनेटिक डिवीजन के में वर्क करते हैं। इनके अंदर मेरा पीएचडी हुआ है अभी रिसेंटली इन 2023 में दिसंबर में। तो जैसा इन्होंने क्वेश्चन किया है कि आप पीएचडी में क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, आप उसको कैसे निजात पा सकते हैं। तो जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है इन 7 सालों में पीएचडी के दौरान, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप इस फील्ड में आना चाहें, पीएचडी करना चाहें, तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। आपका एक टारगेट होना चाहिए और दूसरा चीज़ आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि मतलब 5 साल या 6 साल लग रहे हैं पीएचडी के दौरान, तो आपको धैर्य बना के रखना होगा और वर्क करते रहना होगा और रिजल्ट का वेट करना होगा। कुछ बच्चे होते हैं जो रिजल्ट का वेट नहीं करते और मार्क्स से भटक जाते हैं, तो उनके लिए कहना चाहूँगा अपने जीवन में जब भी टारगेट रखें कि पीएचडी करना है, तो पेशेंस या धैर्य अपने अंदर जरूर रखें। और सर जैसे मान लीजिए अभी हमारा जो एम था कि एमएससी के जो स्टूडेंट हैं वो इंटरव्यू क्रॉस करके सीडीआरआई तो ज्वाइन कर पा रहे हैं, उनका इंटरव्यू निकल जा रहा है, उनको लैब भी मिल जा रही है, लेकिन उसके बाद में उनको फ्यूचर में कैसे आगे जाना है उसके बारे में भी, क्योंकि एक बार आपने पीएचडी ज्वाइन कर लिया तो ये तो श्योर है कि आपका पीएचडी जो है वो कंप्लीट होगा। अगर आप उसको बीच में टर्मिनेट नहीं करते हैं तो एज ए सीनियर, आपने तो कई सारे स्टूडेंट को ट्रेनिंग कराया होगा, तो एज ए सीनियर कैसे जूनियर को ट्रीट करना है ये भी एक चीज आना चाहिए। बहुत से लोग क्या होता है कि सीनियर तो बन जाते हैं लेकिन जूनियर को कैसे हैंडल करना है वो उनको नहीं आता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो एमएससी या मास्टर कर रहे हैं स्टूडेंट, जो प्लानिंग कर रहे हैं कि वो पीएचडी करना चाहते हैं या इंटरव्यू देकर अच्छे से इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट होकर और किसी साइंटिस्ट के अंदर पीएचडी करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपका बैकग्राउंड क्या है। लाइक आप जूलॉजी या बॉटनी या किसी भी फील्ड से हो, आपको फ्यूचर में बनना क्या है, किस फील्ड में, वो आपका टारगेट होना चाहिए। फिर उस साइंटिस्ट के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि मतलब मतलब वो साइंटिस्ट कुछ आपके फील्ड से कुछ कर रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरे फील्ड में चले जाते हैं और हमें फिर पीएचडी के दौरान कुछ समझ में नहीं आता और हमें हमारा धैर्य हटने लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले आपको एक टारगेट बनाना है, जैसा मैंने पहले भी कहा है। तो उस साइंटिस्ट को चूज करिए जो आपके फील्ड से भी हो, और या आप नए फील्ड में जा रहे हो तो आप उसके बारे में जानने की जागरूकता आपके अंदर बहुत चीज़ होनी चाहिए, जिससे आप नए फील्ड में भी सक्सेस हो सके। इसके लिए कहना चाहूँगा कि आप साइंटिस्ट अच्छे से चूज करें जो आपको 5 साल में पीएचडी करा दे, या समय लग सकता है लेकिन आपका फील्ड से होना चाहिए, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो आपके पीएचडी के दौरान। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि लाइक जब आप इंटरव्यूज देने जाते हैं तो आप किसी भी फील्ड से हो, आपको ये देखना होगा कि उस इंस्टीट्यूट का मोटो क्या है या उस साइंटिस्ट का मुख्य वर्क क्या है। उसके अनुसार आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी चाहिए। लाइक अगर कोई साइंटिस्ट कैंसर बायोलॉजी में है तो कैंसर बायोलॉजी से रिलेटेड आपके पास आंसर होने चाहिए, या कोई फंगस या माइक्रोबायोलॉजी या इंडोक्राइनोलॉजी, तो आपको उस हर हर फील्ड से क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, तो आप उस साइंटिस्ट को चूज कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा है कि आपका फोकस होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, उसके अनुसार आप साइंटिस्ट को चूज करिए और आप पीएचडी अच्छे से कर सकते हो। और अगर थर्ड पॉइंट देखा जाए तो जब आप साइंटिस्ट चूज करें तो सबसे पहले वहाँ के सीनियर हो या पास आउट स्टूडेंट से अपने साइंटिस्ट के लिए जानकारी फीडबैक जरूर ले लें। सम टाइम यह होता है कि आपने बिना फीडबैक लिए सीनियरों का या पास आउट स्टूडेंट का आप साइंटिस्ट को ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन फिर वो कभी कभी ये होता है कि आप उसका टार्चर झेल नहीं पाते हो। बीच में फिर आपका मन कहता है कि हम तो पीएचडी नहीं करेंगे, हम छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा सभी के साथ होता है। तो आपको ये फीडबैक आपके सीनियरों से मिल सकता है। हाँ, कभी कभी आप सुनते नहीं है, गलत बात है। आपको सीनियरों को भी मानना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए, जिससे आपको अच्छी राह मिल पाए
और अच्छे साइंटिस्ट चूज कर सके और अपने फील्ड में आगे बढ़ पाए। यही मेरा कहना है इसको। तो ये जो पीएचडी में जो साइंटिस्ट सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो ऐसे समझ लो कि अरेंज मैरिज की तरह है। अरेंज मैरिज ठीक है, अगर आपकी अपने बॉस के साथ में बन बन गई गई तो 5 जिंदगी साल भर, सातवीं जिंदगी की बात थी। और अगर आपकी आपके बॉस के साथ नहीं नहीं बनी बनी तो 6 महीने में डिवोर्स होगा और आप एक लैब को छोड़ करके दूसरी लैब में स्विच करेंगे। स्विच करेंगे। तो साइंटिस्ट सिलेक्शन के टाइम पर आपको बहुत सावधानी रखनी होती है। तो सर एक पॉइंट और था कि कैसे सीनियर्स को अपने जूनियर को ट्रीट करना चाहिए। या, जी सर। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप नए होते हैं लैब में, तो आपको अपने आप को जीरो समझना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता है, आप हमें सिखाइए जो लैब में पुरानी सीनियर्स हैं। तो वहाँ पर मैंने देखा है कि बंधन जो सीनियर जूनियर का होता है बहुत अच्छा बनता है। तो वहाँ जो सीनियर होता है वो अच्छे से ट्रीट भी करता है अपने जूनियरों को। बट दिस टाइम आई सी दैट इन माई लैब जूनियर्स आते हैं और आप कुछ उनको सिखा रहे हो, तो ऐसा बताते हैं कि ये तो हम पहले से जानते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, जो सीनियर का माइंड होता है वो चेंज होने लगता है कि इसे आता है, आता है इसे तो क्यों क्यों सिखाना। और लास्टली यही होता है कि वो सीनियर उस बंदे को कुछ नहीं सिखाना चाहता, और वो जब पीएचडी के बीच में होता है तो जब उसे हेल्प चाहिए होता है तो सीनियर कुछ नहीं बताता। इसका रीज़न यही है कि जूनियर ने सही से रिलेशन नहीं बनाया है। तो आप जब भी किसी भी लैब में जाओ तो सीनियरों के सामने अपने आप को जीरो समझो कि भाई हमें कुछ नहीं आता, हमें सिखाइए। आपका फर्स्ट ईयर में यही पर्पज होना चाहिए कि हमें सीखना है लैब में ज़्यादा से ज़्यादा। अब पता लगा कि आप गए अपने आप को एज ए सीनियर समझने लगे और कहने लगे कि हमें तो आता है, और आप कभी कभी सीनियरों से भी भिड़ जा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सिंपल वे उनसे कुछ लर्न करना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस आपको हेल्प करता है पीएचडी अच्छे से करने में। इसलिए मेरा कहना ये है कि आपकी समटाइम मे बी सीनियर वेरी गुड, देन अवॉइड द थिंग्स, बट ऑलवेज लिसन टू योर सीनियर। और एक पॉइंट और है, जैसे कई बार क्या होता है कि अभी मान लो सीनियर है लेकिन ज़्यादा गैप नहीं है दोनों के बीच में, कोई सेकेंड ईयर में है और अभी फर्स्ट ईयर के नए स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, तो वहाँ पर क्या होता है कि मुझे कभी एज ए सीनियर रहने की आदत नहीं रही, तो जब कोई नया जूनियर आपके लैब में आता है तो आप ट्रीट नहीं कर पाते हैं उसको, तो थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, ताकि दोनों में कंपेटिबिलिटी बैठे। उसके बाद में ऐसे सीनियर जूनियर नहीं, वो ऐसे मतलब म्यूचुअल फ्रेंड की तरह हो जाता है, एज ए लैब कलीग के रूप में हो जाता है। तो जैसे मुकेश सर भी मेरे यहाँ पर सीनियर ही हैं, लेकिन हम लोग अब कभी ऐसे मिलते हैं तो हमको लगता नहीं कि हम सीनियर जूनियर हैं, हम ऐसे फ्रेंड या भाई की तरह ही मिलते हैं। तो बॉन्ड बनाना जो है वो स्टूडेंट के हाथ में है। आप जितना अच्छा बॉन्ड बनाने जाएंगे आपका वर्क उतना ही स्मूथली आगे। जैसा कि मैं कुछ भी आलोक को बोलता हूँ करता है, तो इसलिए हमारा बॉन्ड अच्छा है। अभी मैं कुछ कहूँ अगर ये मुझे नकारे तो ये क्या होगा, बॉन्ड टूटने लगेगा। तो इस प्रकार आपको भी अपने सीनियरों की सुनना चाहिए, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये हमारा हो गया सीनियर जूनियर के साथ में क्या रिलेशन होना चाहिए। वर्क हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपका फोकस मेन होना चाहिए। अब सर मान लीजिए पीएचडी हम करते हैं, उनको 5 साल हो गया और पीएचडी सबमिट हो गई है, उसके बाद में अगर पोस्ट डॉक जाना है, किसी को फॉरेन जाकर के पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप करना है, तो उसके लिए वो वहाँ पर साइंटिस्ट को कैसे अप्रोच करें। जैसे कि अभी आपको हार्वर्ड में पोस्ट डॉक के लिए मिला हुआ है, तो सर उसके बारे में एक बार मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि आपको इस टाइम कहाँ पर पोस्ट डॉक मिला है और उसका जो फेलोशिप का जो अमाउंट है वो कितना है। वैसे तो जब भी आप साइंटिस्ट चूज करते हो तो अपने फील्ड से ही करते हो। जैसे कि आप अपने लाइफ में 5 साल में क्या किए हो उसके अनुसार ही साइंटिस्ट को सर्च करते हो। तो जैसे मैं थैंक गॉड आवर गॉड दैट इज वी फाइंड आवर मैंने अपना पोस्ट डॉक्टर पोजीशन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की मैक्लियन हॉस्पिटल में पाया हुआ है, जो 5 साल की पोस्ट डॉक्टर पोजीशन है, जिसके अंदर मुझे एनिमल के अंदर जो भी बिहेवियरल चेंजेस होते हैं तो उसके कारण जो बायोलॉजिकल मार्कर होते हैं उनके लेवल में क्या चेंजेस होते हैं उसकी एनालिसिस करनी है मुझे HPLC और LCMS इंस्टीट्यूट्स में। तो मैं कहना चाहूँगा जब भी आप साइंटिस्ट को चूज करें तो अपने फील्ड से चूज करें। कभी कभी आप लोग ट्रैक चेंज कर देते हैं तो उसके लिए तो हो सकता है कि वो साइंटिस्ट जो आपको सर्च कर रहा है कि हमें ये स्टूडेंट चाहिए, तो वो रिकग्नाइज नहीं कर पाते। तो इसलिए कहूँगा सबसे पहले अपने फील्ड में जो साइंटिस्ट अच्छे हैं, आप कभी भी लिंक्डइन प्रोफाइल देखो या अच्छे पब्लिश पेपर देखो, उसमें जो साइंटिस्टों के नाम होते हैं आप उनसे उनके इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ो, या डायरेक्टली जो टॉप रैंक के इंस्टीट्यूट है
उनका गूगल पे सर्च करो, उनके करियर साइट पे जाओ और देखो कोई पोजीशन है या नहीं, या डायरेक्टली साइंटिस्ट के ऊपर जाओ कि साइंटिस्ट का वर्क आपसे मैच कर रहा है कि नहीं। उसके ईमेल पे अपना सीवी और एक कवर लेटर भी भेजना होता है, और समटाइम आपके जो प्रपोजल्स होते हैं या रिसर्च वर्क होते हैं उसको भी लिखना होता है। तो इस तरह से साइंटिस्ट को लगता है कि आप इस फील्ड में अच्छे हो, कुछ कर रहे हो। और सबसे पहले ये चीज़, कभी भी आप कवर लेटर बनाएं तो अपनी उपलब्धियों को जरूर मेंशन करें, जिससे साइंटिस्ट को आपको पहचानने में बहुत आसानी आसानी होती है और वो आपको इसलिए कंटेक्ट करता है। तो सबसे पहले आप कुछ साइट पे जा अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, जैसे मैंने किया था इंडीड। अच्छा तो इंडीड वेबसाइट ऐसा है जो आपको पोस्ट डॉक्टर पोजीशन बहुत इजीली मिल कहीं भी जाता अगर है। निकलता है तो आपको उपलब्ध कराता है, आपको ईमेल के थ्रू आपको बता देता है कि इस इंस्टीट्यूट में ये पोस्ट डॉक्टर पोजीशन निकला है। या स्कॉलर डीबी करके वेबसाइट है, उस पर आप कर सकते हो। लिंक्डइन तो बहुत ही फेमस है, वहाँ पे आपको बस सर्च करिए पोस्ट डॉक्टर पोजीशन इन यूएसए, वो ढेर सारे आपको लिंक दे देगा कि यहाँ पर पोस्ट डॉक्टर पोजीशन है। और जैसा मैंने पहले कहा कि आप पेपर के थ्रू भी जा सकते हो, साइंटिस्ट से डायरेक्ट डायरेक्ट कंटेक्ट कर सकते हो, उन्हें मेल भेजो और इससे साइंटिस्ट को आपको रिकग्नाइज करने में हेल्प मिलेगी और वो आपको इजीली कंटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पोस्ट डॉक्टर पोजीशन खाली है, आप आ सकते हो। तो आप पोस्ट डॉक्टर जब भी अप्लाई करो तो जो सीवी है वो भी वेल मैनर होना चाहिए। सीवी में जो भी मेंशन करे वो आपको आना चाहिए, क्योंकि जब पोस्ट डॉक्टर इंटरव्यूज होते हैं क्वेश्चन वही सीवी से पूछे जाते हैं। और जब भी सीवी आप बनाए उसके साथ में अपना पीएचडी का वर्क का लगभग 30 स्लाइड भी बना के रखें, क्योंकि समटाइम वो इंटरव्यू में आपको प्रेजेंटेशन भी देते ये हैं। तो सक्सेसफुल होने का मंत्र ये है कि आप सीवी आपकी अच्छी होनी चाहिए, कवर लेटर अच्छा बना होना चाहिए, 3 साइंटिस्टों का रेफरेंस होना चाहिए जो आपको वेल नोन हो, उनसे रेफरेंस ज़रूर लें। और फिर लास्ट में आपके पास पीपीटी होना चाहिए कि आप डाटा प्रेजेंटेशन दे सकें। मेरा ये कहना है कि आप लिंक्डइन, इंडीड, स्कॉलरडीबी एंड डिफरेंस ट्रायोक्सी साइट पे जाके आप पोस्ट डॉक्टर क्वेश्चन सर्च कर सकते हो, या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के कैरियर साइट पे जाके आप पोस्ट डॉक्टर पोजीशन सर्च कर सकते हो। या लास्ट में पेपर पे जो भी अच्छे वर्क है जो आपसे हाँ, फील्ड के हैं, उन साइंटिस्ट को सर्च करो, डायरेक्ट उनको मेल करो, उनसे पूछो कि उनके यहाँ पोजीशन पोजीशन है या खाली नहीं नहीं है। इस तरह आप जल्दी इजीली पोजीशन पा सकते हो। तो एनआईएच गाइडलाइंस के अनुसार वो जो पोस्ट डॉक्टर पेमेंट होता है वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी भी करता है। जैसे नॉर्मली अभी जो पेमेंट है वो 55,000 पर एनम है सम इंस्टीट्यूट में। और ये कुछ डॉलर में है ना कि हाँ रुपए में। हाँ ये डॉलर में। चीज आपको ध्यान देना है। और जैसे मुझे यहाँ पर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मैकलियन हॉस्पिटल में 62,000 यूएसडी में मिला है पर एनम में। तो आप कह सकते हो कि अगर आप पीएचडी करने के बाद पोस्ट डॉक्टर करना चाहते हो, क्योंकि एक साइंटिस्ट बनने के लिए आजकल हर इंस्टीट्यूट की हाँ रिक्वायरमेंट होती है कि 2 साल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए पोस्ट डॉक्टर। देन आपको फॉरेन या इंडिया में भी ढेर सारे जैसे स्रीप हैं, अब रामलिंगम रामालिंगम फेलो है। हाँ है, डिफरेंट पोस्ट डॉक्टर पोजीशन निकलते रहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मोस्ट प्रेफर करते हैं लोग कि आप बाहर से पोस्ट डॉक्टर करिए हो, ये हो तो आपको जल्दी इंस्टीट्यूट में एज ए साइंटिस्ट रिक्रूट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने सब कुछ बताया, अगर आप उसे फॉलो करोगे जल्दी जल्दी आप पोस्ट डॉक्टर पोजीशन पा सकते हो और अपने फील्ड में सक्सेस हो सकते हो। और एक चीज ये भी है कि जैसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं तो उनका ये मानना है कि फैमिली हमारी यहाँ पर है और हमें पोस्ट डॉक नहीं जाना है। तो सर का मैं आपको उपलब्धियां बताता हूँ कि सर को इंडिया में ही एक फार्मा कंपनी से 8 to 10 लाख के बीच में कुछ अमाउंट है जो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, तो वो सर को ऑफर दिया गया था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ज्वाइन ना करके इन्होंने पोस्ट डॉक जाना प्रेफर किया। वहाँ जाएंगे 2 साल या 3 साल या 5 साल जो भी रिसर्च एक्सपीरियंस से लेंगे, उसके बाद वापस इंडिया में आकर के अपना रिसर्च में जो आगे कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर देंगे। इससे क्या होता है कि बाहर से जब आप एक्सपोजर लेकर आए तो यहाँ पर आकर के अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो हाँ, जैसे आपने बताया कि अपने फील्ड में बाहर का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम ये होता है कि हम अपने लैब में बस करते रहते हैं, रिजल्ट लेते रहते हैं, लेकिन हम अच्छे जर्नल पब्लिश नहीं कर पाते हैं, हम नोबलियस वर्क नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमें ये देखना होता है कि बाहर वर्क क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसे नोबेल प्राइज़ जीतते हैं और कैसे सक्सेसफुल गुड लैब बनाते हैं अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में। तो अगर आप बाहर जाके एक्सपोज़र लोगे तो ये आपके इंडिया में
अच्छे लैब सेटअप करने में बहुत हेल्प करता है और आपको इजीली साइंटिफिक पोजीशन भी मिल जाता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप और पीएचडी कर रहे हो तो ट्राई करो बाहर से 2 साल के लिए पोस्टडॉक रिसर्च एक्सपीरियंस ज़रूर लो। वो आपके यहाँ साइंटिफिक रिसर्च फील्ड में बहुत ही हेल्प करेगा और आपका रिसर्च फील्ड बहुत ब्रॉड होगा और आप इजीली एक अच्छे साइंटिस्ट और एक हो सकता है कि आप नोबेल प्राइज़ वर्क भी कर सको अपनी लाइफ में। क्योंकि आप देखे होंगे इंडिया में मोस्टली नॉट रिसर्च फील्ड एनीबॉडी sometimes people find the हाँ Nobel Prize, but mostly foreigners win the नोबेल Nobel प्राइज। Prize in the research field. Okay, then you should go to in postdoctoral position for the experience in the outside of India. अच्छा, लास्ट में एक चीज़ और आती है कि बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर पीएचडी करने का क्या फ़ायदा है, पीएचडी करने के बाद तो लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल है या जो स्टूडेंट है उसका माइंडसेट कैसा है। अगर आपने रिसर्च अच्छे से कंटिन्यू किया है, तो जब आप अगर इंडिया में भी रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी रह कर के अच्छा पे ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पोस्टडॉक जाएँगे तभी आपको पे मिलेगा। अभी जैसे मैंने बताया, अगर आप इंडिया में रह कर के आप 8 से 10 लाख रुपए पर ईयर आपको मिल रहा है, तो वो ठीक है, वो अभी फ्रेशर के लिए है। लेकिन जैसे-जैसे आपका रिसर्च लाइन में एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वो पे जो है वो आपका इंक्रीज़ बढ़ता करता जाएगा। जाता है। तो वही कहना है कि आपको अगर रिसर्च में कीन इंटरेस्ट है, तो आप आइए और अपना साइंस के लिए योगदान दीजिए। इसी तरह से हम और सबका शुक्रिया अदा करेंगे। इंडिया को भी रिसर्च में नंबर 1 बनाइए। जी। मेरा ये कहना है। इसी तरह से हम लोग मिलेंगे अगली इसी सीरीज़ में किसी और महान व्यक्तित्व के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू आलोक जी। वेलकम।